दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है क्योंकि योगी राज है। योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड से आते हैं और अजय सिंह बिष्ट के माने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम करणी सेना एक चुने हुए सांसद के घर पर हमला कर सकती है। आगरा में आज जो हुआ वो इस डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए शर्मनाक है। और प्रशासन का जो हाल दिख रहा था, प्रशासन जिस तरीके से समर्पण करके अगवानी कर रहा था हमलावरों की, वो उस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी की सत्ता का मतलब है खुलेआम ठाकुरों की गुंडई चल रही है। हाथरस में भी यही देखा गया था। हाथरस में उस वाल्मीकि बेटी, दलित बेटी के बलात्कार के बाद उसकी मौत होती है और जब मीडिया सवाल करता है, मीडिया उस मुद्दे को लेकर के आता है, तो दूसरी तरफ जो आरोपी थे उन आरोपियों को पूरी तरीके से संरक्षण मिल रहा था। बड़ी सभाएं की जा रही थीं, धमकी दी जा रही थी उस परिवार को। और उस केस में क्या हुआ है ये आपको भी मालूम होगा। उस केस में खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी और ये धज्जियां उड़ाने वाला कोई तीसरे दुनिया से नहीं आया था, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी नहीं आया था। जिस राज्य में बुलडोजर राज की बात कही जा रही है, जहां पे यह कहा जा रहा है कि गुंडों ने तो सारा प्रदेश छोड़ दिया है, कुछ के पैरों में गोली लगी, कुछ के एनकाउंटर हो गए, जो बचे थे वो छोड़ करके भाग गए, लेकिन हाथरस में पूरे तरीके से उस परिवार को धमकाया गया। और आलम यह है कि आज भी वो परिवार उस बदबूदार परिवेश में जीने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि वो वहां से हट नहीं सकता, कोई जीने का साधन नहीं है। उस बेटी को क्या न्याय मिला, उस परिवार को क्या न्याय मिला? योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा के भीतर यह ऐलान किया था उस परिवार को एक नौकरी देंगे, पैसा देंगे, लेकिन अगली विधानसभा में मुकर गए कि मैं नहीं दूंगा। कहा होगा मैंने कभी? यह है दलितों के हालात। जब एक चुना हुआ सांसद सुरक्षित नहीं है, रामजी लाल सुमन के घर पर आगरा में हमला किया गया और उस हमले में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों की तोड़फोड़, गालियां, तलवार से काट देने की धमकियां, सड़कों पर जाम, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पुलिस मजबूर नजर आ रही थी। अधिकारी अगवानी करेंगे तो कांस्टेबल क्या करेंगे? और उसके बाद तो छोड़ा नहीं गया इन पुलिस वालों को भी। पुलिस वालों पर भी हमला हुआ। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन शाम होते होते उनको भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये योगी राज है। यहां पर दलित बेमौत मर सकता है, उसकी मूंछ काट ली जा सकती है, उसे घोड़ी से उतार दिया जा सकता है, उसको रोज अपमानित किया जा सकता है, उसकी बहू बेटियों से बलात्कार किए जा सकते हैं, लेकिन ठाकुर अगर है, करणी सेना अगर है, तो वो कुछ भी कर सकती है। किसी पर दिन दहाड़े हमला भी कर सकती है और कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन ये भूल गई है करणी सेना कि आज नहीं तो कल सत्ता तो बदलती ही है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र के तमाशे में दृश्य बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या इससे देश बनता है? क्या इससे देश तरक्की करता है? अगर इसी तरह से चलेगा और जो भी सत्ता आएगी वो अपने लोगों को, गलत लोगों को भी संरक्षण देगी और दूसरों के खिलाफ अन्याय करवाएगी, तो फिर ये ना प्रदेश बन सकता है, ना ये देश बन सकता है। दलितों के भीतर हजारों साल की प्रताड़ना की आग,
उसमें झुलसा हुआ अतीत आज वो एक उज्जवल भविष्य का सपना लेकर के जी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अधिकार की ताकत से वो खड़े हुए। उनके पास ना जमीनें थी, ना संपत्ति थी, शिक्षा से तो हजारों साल से महरूम कर दिए गए थे। उनको बहरे अंधा बना दिया गया था, अपाहिज लाचार कर दिया गया था। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के संघर्ष ने, डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन ने और संविधान सभा में जो लोग थे उनकी नेक नियति ने, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, उन सब के एकताबद्ध होकर के किए गए निर्णय ने दलितों को एक अवसर दिया। राजनीतिक अधिकारों से लेकर के शिक्षा के अधिकार, बोलने की आजादी और अपने अधिकारों पर एसर्ट करने का मादा, इसने एक मिडिल क्लास को उभार करके, जो बहुत छोटा सा मिडिल क्लास जो आज मूक दर्शक बनकर के नहीं रह सकता, आवाज भी उठाना जानता है, लड़ना भी जानता है, लेकिन सत्ता जब बीच में हो तो वो क्या करेगा? सत्ता उसे उसके सपनों को कुचल देना चाहती है, उसके बहू बेटियों की इज्जत को तार तार कर देना चाहती है। उसके संरक्षण में जो लोग हैं वो शायद इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सत्ता और आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति ये भूल रही है कि वक्त तो अब इन्हीं का रहेगा, वक्त तो अब ऐसे ही चलेगा, ये मुगालता है। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त की चक्की में नंबर तुम्हारा भी आ जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश क्रिया और प्रतिक्रिया से नहीं बनता, हिंसा प्रति हिंसा से नहीं बनता, नफरत और विभाजन से नहीं बनता। देश बनता है आपसी जुड़ाव से, बंधुत्व के भाव से। जो हिंदुत्व की बात करते हैं वह जरा देखें कि ये हिंदुत्व गया कहां है। रामजी लाल सुमन ने क्या बोला था? अगर औरंगजेब के इतिहास को लेकर के कब्र खोदने की बात की जा रही है तो रामजी लाल सुमन ने उस तथ्य को पेश कर दिया था कि जिस बाबर को लेकर के पिछले 3 दशक से मुसलमानों को गालियां दी गई, बाबर की औलादे कहा गया, उस बाबर का कसूर क्या था? उस बाबर ने भारत में आक्रमण किया, लेकिन उसको बुलाने वाले कौन थे, उसकी अगवानी करने वाले कौन थे? उसमें एक व्यक्ति राणा सांगा भी था। ये इतिहास कहता है, इतिहास का फैक्ट है। राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया और उसके बाद बाबर युद्ध में विजयी होता है। भारत में सत्ता उसकी शुरू होती है और वो सत्ता बढ़ते बढ़ते औरंगजेब तक पहुंचती है। बाद में भी रहती है, लेकिन औरंगजेब के समय पर सबसे ऊंचे पायदान पर। औरंगजेब ने जो सत्ता के लिए किया, धर्म का सहारा लिया, मुल्ला मौलवियों से फतवे भी जारी करवाए, अपने भाई की हत्या का भी आरोप ही नहीं, अपने भाई की भी हत्या कराई, कुछ और लोगों की भी हत्या कराई, मंदिर भी तोड़े तो मस्जिदें भी तोड़ी, मंदिरों को दान भी दिया, जमीनें भी दी। लेकिन अब जो हिंदुत्ववादी राजनीति है वो औरंगजेब की कद्र खोदने पर आमादा है। रामजी लाल सुमन ने सिर्फ इतना भर कहा था, और इतिहास का यह तथ्य है कि राणा सांगा ने जो गद्दारी की थी, क्या राणा सांगा को नहीं उद्धृत किया जाएगा? बाबर को और औरंगजेब को ही क्यों कोसा जाएगा? राणा सांगा को गद्दार कहना रामजी लाल सुमन को भारी पड़ गया, क्योंकि इस देश में आप मुसलमानों को तो गरिया सकते हैं, दलितों पर हमले कर सकते हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत से खेल सकते हैं, उनकी मूंछ काट सकते हैं, आदिवासी है तो उसे मरवा सकते हैं, पूंजीपति भी मरवा देगा, और ओबीसी है तो उसका आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। उसे नाईगिरी, कुम्हारगिरी करने के लिए इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन उसे उसका अधिकार नहीं मिलेगा, मनुष्य होने का अधिकार,
सत्ता में उसे अधिकार नहीं मिलेगा। और यहां जो करणी सेना है, जो क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करती है, इनका कहां गया हिंदुत्व? रामजी लाल सुमन घोषित रूप से हिंदू दलित है, लेकिन अब वो हिंदुत्व नहीं है। अब तो रामजी लाल सुमन ने कैसे बोल दिया राणा सांगा को गद्दार। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता, जातियों में विभाजित ये समाज कभी एक नहीं हो सकता। जब तक जातियां नहीं मरेंगी तब तक ये हिंदू कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें बंधुत्व कभी था ही नहीं। ऋग्वेद के 10वें स्कंध में जहां पर पुरुष सूक्त आता है, जहां वर्ण व्यवस्था कायम होती है, तब से लेकर के और अब तक हिंदू धर्म में बंधुत्व नहीं है, भाईचारा नहीं है। यहां जातियां हैं, वर्ण से जातियां बन गई और जातियों के आधार पर भेदभाव है, शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है। पूरा मनुस्मृति का विधान लागू हुआ। वेदों के बाद मनुस्मृति के काल में, शुंग काल में, ये जातियां का विभाजन, उसमें संकीर्णता, उसमें भेदभाव और शोषण की पराकाष्ठा पहुंच गई, जो सदियों से चली आ रही थी। उन दलित महिलाओं को स्तन टैक्स देना पड़ता था केरल में। तो पूना के आसपास जो पेशवाई इलाका था, वहां पर वो झाड़ू बांध करके चलता था, गले में हांडी डाल करके चलता था, अछूत बना दिया गया था। उस दलित ने स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होकर के सामाजिक आजादी के सवाल को उठाया तो संविधान ने उसे आजादी दी, अधिकार दिए। लेकिन आज की जो हिंदुत्व की सत्ता है, वो फिर से उनके अधिकारों को कुचल देना चाहती है। ये करणी सेना का ये हमला बताता है कि हिंदुत्व नहीं, दरअसल ये अगड़ी जातियों का वर्चस्व मात्र है। और इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि हिंदुत्व के नाम पर दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके साजिश तो असल में दलितों के खिलाफ है, क्योंकि दलितों का बराबर में बैठना भी इनको सुहाता नहीं है। करणी सेना का यह हमला बताता है कि दलितों की लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर समय का पहिया घूमा, ये डेमोक्रेसी है जनाब। जितना कमजोर आप डेमोक्रेसी को करेंगे, शासन सत्ता अगर लोगों को बेकाबू होने देगी, तो फिर अगला नंबर आपका है। शुक्रिया।